जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम इलेक्शन कमीशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस 25 क्वेश्चंस। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस इसमें से डिस्कस करेंगे। सो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बाय टुडे। और इसके अलावा देखिए हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जनरल साइंस की जो घटना चक्र है उसमें बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। वो भी अब बस ख़त्म होने की वर्ष पर ही है, तो वो हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे घटना चक्र। और ये दोनों ही घटना चक्र में अब अराउंड उसमें तो और ही कम रह गए हैं कुछ पेजेस, एंड इसमें अराउंड 100 पेजेस हैं। सो वील कंप्लीट इट। आई थिंक इस महीने में या 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। सो उसके उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे फिर, बिकॉज आर का एग्ज़ाम अप्रोचिंग है। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट हिंदी देयर। और देखिए उसके अलावा हम का जो 4 प्लेलिस्ट हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद पूरी 6 कंप्लीट घटना चक्र जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस चैनल पे, जिसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बट एज़ यूजुअल आपका सपोर्ट ज़ीरो है मेरे लिए, और जो होता भी है थोड़ा बहुत बढ़ता है, उसके बाद फिर से मैं देखती हूँ कि वो फिर से पीछे चला गया है। सो आई डोंट नो व्हाट इट टेक्स फॉर समवन कि पहले कोई लाइक करे तो अनलाइक कर रहे हैं, कोई सब्सक्राइब करे तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। एनीवेज, it's your free will, it's your free choice. I have to give whatever I planned and promised to give. और अगर कोई भी एक भी इंसान को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लाभ ले पा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल। तो वो एक मोटिव होता है कि हाँ, जो लोग भी फार फ्लंग एरियाज़ में भी हैं, अभी इंटरनेट तो एटलीस्ट पेनिट्रेशन है काफ़ी सारी जगहों पर, मोस्टली जगहों पर, तो ये अगर पहुंच रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, दैट टू इन फ्री, आपको सब कुछ वहाँ मिल रहा है, तो आई थिंक अगर उससे किसी को भी हेल्प हो रही है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ ऑनर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। द राइट टू वोट इन इंडिया इज़। अब जो राइट टू वोट इन इंडिया है वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नेचुरल राइट है, या लीगल राइट है? तो देखिए वो लीगल राइट है। 2009 में, in the case of Kuldeep Nair versus Union of India, the Supreme Court held that the right to vote is neither constitutional nor fundamental. It is a mere statutory or legal right. Next, right to vote and right to be elected in India is a legal right, constitutional, fundamental. So it is a legal right. ठीक है. Supreme Court pointed out the difference between a legal and a fundamental right in a number of cases. Now, some significant differences are: a legal right is offshoot of the ordinary framed by the legislature. ठीक है, लीगल राइट क्या है? इट इज़ अ ऑफ शूट। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के बाद के द्वारा, उसका एक ऑफ शूट निकलेगा, वो लीगल राइट होगा। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, दे आर ऑफ अ ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर। दीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन होगा, सो इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा है आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 अंडर हाई कोर्ट, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू वोट एंड नेक्स्ट इज द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड। ठीक है, जबकि वेयर इज द इंस्टेंसेज वेयर अ लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड। Ordinary legal right can be taken away by the state, whereas the fundamental rights are placed beyond the reach of the state except as provided by the constitution. ठीक है, सो ये सारी कुछ डिफरेंसेस हैं जो पॉइंट आउट किए गए थे जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू वोट। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, लीगल राइट है, तो याद रखिएगा राइट टू वोट क्या है, इट इज़ अ लीगल राइट। Next, voting right by the youth at the age of 18 years was exercised for the first time in the general election of. So it was exercised for the first time in the general election of 1989. 61st Constitutional Amendment Act 1988. It reduced the age for right to vote from 21 years to 18 years, जो कि फोर्स में आया था मार्च 28, 1989 को. This right to vote was primarily used by youth in November 1989 in the general elections of Lok Sabha. तो इसको पहली बार यूज़ किया गया था 1989 के जनरल इलेक्शंस में, नवंबर में. The lower age limit of voters of union and state legislature was reduced from 21 to 18 years so it was reduced by 61st Constitutional Amendment Act. अगेन सेम क्वेश्चन ये है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज रिड्यूस किया गया था. इट इज़ 61st. Which of the following is concerned with 61st amendment of the. अब इसको थोड़ा सा
उल्टा करके पूछ लिया गया है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द लोअरिंग द एज ऑफ द वोटर्स. नेक्स्ट आपको बताना है एग्जिट पोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज. ठीक है, तो यही होता है एग्जिट पोल कि आप पोस्ट इलेक्शन सर्वे करते हो, फिर आपको पता चलता है कि भाई किसके कैंडिडेट के फेवर में वोटिंग कितनी जा रही है, क्या रुख है, बोलते हैं रुझान हम जो देखते हैं. नेक्स्ट इज एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल आर वन एंड द सेम. नहीं, दोनों अलग अलग हैं. एग्जिट पोल इज अ डिवाइस थ्रू विच द रिजल्ट्स ऑफ वोटिंग कैन बी मोस्ट एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड. नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल और ये में स्टार्क डिफरेंस देखने को मिला है आपको फाइनल्स में, रिजल्ट्स में जो आए हैं. एग्जिट पोल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस. नो, एग्जिट पोल इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस made recently by the Chief Election Commissioner to prevent impersonation. ठीक है, तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही होगा. इट इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट द पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ द वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स इन हुज फेवर they had exercised their franchise. Now, the opinion poll is conducted by different survey agencies before the elections to know public views regarding the elections. Next, what is the total number of electors in the Lok Sabha? अब ये क्वेश्चन है देखिए 2004 का. तो उस समय 2009 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो थे वो 714 थे. ठीक है, तो ये तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावनाएं हैं. पूछ लिया गया एक आध बार, वो भी यूपी लोअर सब स्पेशल प्रीलिम्स 2004 में. सो अगर स्किप भी हो जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, तो नो नीड टू वरी अबाउट दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये हार्डली आप इस तरह के क्वेश्चन दोबारा देखोगे इस पूरे चैप्टर में. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस. अगर ये स्किप हो रहे हैं, आपको नहीं भी पता है, देन इट्स कम्प्लीटली ओके फॉर यू. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इलेक्शंस लॉ by RPA, Representation of People's Amendment Act 1996. Now, any conviction for the offence of insulting the Indian flag or Constitution of India shall entail the disqualification for contesting elections to Parliament and State Legislature for 6 years from the date of conviction. ठीक है, सही है ये. Next is there is an increase in the security deposit of a candidate which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha. सही बात है, इसके ये भी बढ़ा था RPA 1996 के अमेंडमेंट में. नेक्स्ट इज अ कैंडिडेट कैन नॉट नाउ कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. नहीं, एक से ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट हो सकते हैं इलेक्शंस, और इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज. नेक्स्ट, नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मैंडेड ऑन द डेथ ऑफ अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट. ये सही है. ठीक है, तो देखिए अगर इसकी बात करें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996, ये बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी. नाउ अ कैंडिडेट, अगेन इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखना है आपको थोड़ा सा. नाउ अ कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज. नो इलेक्शन विल बी काउंटर मैंडेड ऑन द डेथ ऑफ अ candidate rather than a new candidate of a respective party will have to contest on its place. Statement 1, 2 and 4 are correct, while why a candidate cannot contest election from more than, एक बार देखना पड़ेगा क्यों इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है. बिकॉज अ कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी. एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए बहुत सारे अगर हम देखें तो इश्यूज आते रहते हैं कभी कभी, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट में, कि अगर 2 से हो रहा है तो मतलब आपका जो इलेक्शन कॉस्ट है वो बढ़ता है. ये सारी चीज़ें बहुत बार आती हैं, तो वी हैव टू सी दिस. ओके, नेक्स्ट, द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन. ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी थोड़ा इंपॉर्टेंट कमेटी है, कुछ रिकमेंडेशंस इनके याद रखने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन हियर इज गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. सो दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज लॉ. दिनेश गोस्वामी कौन थे? ये लॉ मिनिस्टर थे वीपी सिंह की गवर्नमेंट में 1989 में. RP एक्ट 1996 ये इनकी रिकमेंडेशंस पे ही बेस्ड थी. एंड दिस कमेटी रिकमेंडेड द गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन. तो इसमें बोला गया था कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उसके लिए जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू आना चाहिए. नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज कंसर्न्ड विद, सो इट वॉज कंसर्न्ड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स.
Who among the following was not the member of Election Commission of India? Not the member of Election Commission of India. So MS Gill, Krishnamurti जी, लिंगडो, ये सब थे. NB लोहानी ये नहीं थे. MS Gill चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे in the year 2000, while TS Krishnamurti and JM लिंगडो ये दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स थे. लेटर कृष्णमूर्ति एंड लिंगडो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो शी वाज VS रमा देवी. ये फर्स्ट विमेन थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी इंडिया की इन 1990. सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के 1950 से 1958 तक. ठीक है. सो रमा देवी वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नेक्स्ट, proportional representation is not necessary for a country where proportional representation is not necessary for a country where there are no reserved constituencies. Just a second. Yeah. Proportional representation is not necessary for a country where there are no reserved constituencies. A two-party system has developed. The first past the post system prevails. There is a fusion of presidential and parliamentary forms of government. ठीक है. तो proportional representation is not necessary for a country. कहाँ पर? जहाँ पर देयर इज़ अ टू पार्टी सिस्टम हैज़ डेवलप. ठीक है. तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाए हर ग्रुप को प्रॉपर प्रोपोर्शन में. नो, अब अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है तो वहाँ पर तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि उन दोनों पार्टी को रिप्रेजेंटेशन इक्वल बेसिस पे और इस पार्टी में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको इक्वल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. सो दिस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट in a single party or 2-party system. Consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. ठीक है. सो ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक 5-member बॉडी है. तो देखिए 5-member बॉडी तो नहीं है, इट इज़ अ 3-member बॉडी करेंटली. पहले ये 1-member बॉडी थी, फिर ये 3 हुई, फिर 1 हुई, देन अगेन 3-member बॉडी हुई. नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन. देखिए यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं करती है ये. Third is Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. हाँ, ये कुछ हद तक ये जो भी इलेक्शन कमीशन है ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट्स से रिलेटेड है, मर्जर से रिलेटेड है, तो उनको रिजॉल्व करती है. सो आर्टिकल 324 to 329 अंडर द पार्ट 15 of the Indian Constitution deal with elections. Now Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislature, Office of President of India and the Office of Vice President of India shall be vested in the Election Commission. Election Commission of India एक 3-member body है जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. It only decides the schedule for the conduct of both general election, ना कि Ministry of Home Affairs. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन also resolves the disputes relating to the splits, mergers of recognized political parties. ठीक है. सो ये कुछ उनके फंक्शंस हैं. नेक्स्ट देखते हैं. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. फर्स्ट इज असर्शन द पावर्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन अ फ्री एंड फेयर मैनर हैव बीन गिवन टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज द इलेक्शन कमीशन. ठीक है. नेक्स्ट रीजन पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज विद द एग्जीक्यूटिव. ना देखिए इसलिए नहीं दिया है क्योंकि पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वो एग्जीक्यूटिव के साथ है, इसलिए उनको पावर्स नहीं दिए. दोनों स्टेटमेंट ऑल्दो सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट असर्शन को
ट्रू नहीं बिठा रहा है. So Article 324 of the Constitution, it provides for superintendence, direction, control of Parliament and state legislature elections to be vested in an election commission. तो assertion यहाँ पे correct हो जाएगा. Chief Election Commissioner can be removed from his post in like manner and on the like grounds as provided for the removal of the judges of Supreme Court. Other members can be removed by the President in consultation with the Chief Election Commissioner. ठीक है. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स फॉर एज द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्टेशन के बाद. नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. असर्शन सेज दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज द इलेक्शन इज अनाउंस्ड. ठीक है, सही बात है. जैसे इलेक्शन अनाउंस होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना हो चाहिए. It was enacted by parliament. देखिए it was not enacted by parliament. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं फॉर द गाइडलाइंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस मेनली विद रिस्पेक्ट टू स्पीचेस, पोलिंग बूथ प्रोसेशंस, मैनिफेस्टोज एंड जनरल कंडक्ट. Now the model code of conduct has been formulated by Election Commission of India only, and it comes into force immediately on announcement of the election schedule by the Election Commission for ensuring the free and fair elections. Next, the Election Commission was converted into a 3-member commission in which year? So it was converted into a 3-member commission in 1989. There used to be a Chief Election Commissioner only in the Election Commission of India. 2 additional commissioners were appointed to the Election Commission on October 16, 1989. But they were able to serve only up to January 1st, 1990. तो 2-2.5 महीने ही ये लोग रह पाए थे. Now again, 2 additional election commissioners were appointed. Now फिर से क्या होता है 1990 तक ये रहा, फिर उसके बाद उस पीरियड में फिर एक सिंगल ही इलेक्शन कमिश्नर रहे. फिर 1993 में दोबारा से अक्टूबर 1 में 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स को लाया गया और तब से लेके अभी तक ये जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन वो 3-member बॉडी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन? सो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था. सो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स विद द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर elections to be vested in election commission. Under Article 243K and 243ZA, the elections of the panchayats and the municipalities are conducted by the State Election Commission. Next question. With reference to Delimitation Commission, consider the following statements. The order of the Delimitation Commission cannot be challenged in court of law. When the orders of Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or the State Legislative Assembly, no modifications can be done in the orders. ठीक है. So delimitation की बात करें तो आर्टिकल 82 जो है it deals with the Delimitation Commission. और ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर्स हैं Delimitation Commission के उसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है. ये नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ Delimitation Commission आर लेड बिफोर द लोक सभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नो मॉडिफिकेशंस कैन बी डन इन द ऑर्डर्स. ये भी सही है. एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Delimitation Commission is formed by the Government of India and the main task of the Commission is to redraw the boundaries of various assemblies and Lok Sabha constituencies based on latest census. Now it is a powerful institution. The orders of Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. Orders of Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or the State Legislative Assembly, but they cannot effect any modification in the orders. So far, 5 delimitation commissions have been set up: 1952, 1963, 1973, 2002, and the latest in March 2020 have been established in India. और अभी जो होगा वो 2026 में होगा. Next, which of the following is the National Voters Day? National Voters Day सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को. So to encourage the young voters to take part in the political, I'm sorry थोड़ा सा लेट लिखा गया.
my pencil stopped working. So 25th जनवरी नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. To encourage the young voters to take part in the political process, Government of India has decided to celebrate January 25 every year as a National Voters Day, and it was started from 21st January 2011 to mark the Commission's Foundation Day. क्योंकि इस दिन कमीशन का फाउंडेशन डे होता है इलेक्शन कमीशन का, तो इसीलिए इस दिन को चुना गया था. 2011 से ये कंटिन्यूसली सेलिब्रेट किया जा रहा है. ठीक है. सो इट वॉज नॉट being celebrated since the inception of the election commission, so it is celebrated since 2011. National Voters Day 25th January. Given below are two statements. Assertion reasoning. Assertion बोल रहा है the system of proportional representation may solve the problem of minority representation to some extent. The system of proportional representation may solve the problem of minority representation to some extent. System of proportional representation enables due representation to all types of ground based on to all type of groups based on ethnicity, gender, interest and ideologies. ठीक है. तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कुछ एक्सटेंट तक. रीज़न ये है कि जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, इट इनेबल्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी, जेंडर, इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजीज़. तो ये सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात ही इसलिए आई थी कि सारी जो भी कम्युनिटीज़ हैं या जो भी जिस भी तरीके की डाइवर्सिटी किसी कंट्री में उन सबको रिप्रेजेंट किया जा सके. एंड एज वी सॉ इन द अर्लियर चैप्टर्स कि जहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है या 1 पार्टी सिस्टम है या इस तरीके सिस्टम है, वहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं आती. बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो इसीलिए भी बना है क्योंकि हर ग्रुप का कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि कुछ ग्रुप्स ऐसे ही बने हुए हैं जो किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी को ही डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है कि उनके लिए या उनके लोग उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. Next, the system of proportional representation as an electoral mechanism ensures the majority rule, stability in the government, common political thinking या representation of minorities. It ensures the representation of minorities. Next, study the following statements and select the correct answer. Assertion and reasoning question है ये. Assertion says that the State Election Commission is a constitutional authority. स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. रीज़न, इलेक्शंस टू रूरल लोकल बॉडीज़ आर ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. सो इलेक्शंस टू रूरल लोकल बॉडीज़ आर ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसलिए स्टेट कमीशन इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. तो ये तो गलत हो जाता है पहली बात, है ना. और दूसरा ये वैसे भी गलत है क्योंकि रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए जो इलेक्शन करवाती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इनिशियली नहीं था, स्टेट इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं थी. लेकिन जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th, उसी के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दिया गया क्योंकि इनके इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी की रिक्वायरमेंट थी. सो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आर वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस टू द कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समितिज, ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल बॉडीज. नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन दीज इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है. चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो रिलेटेड थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से. एंड इसके बाद जो अब नया चैप्टर आएगा दैट वुड बी द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया, है ना. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर हम देखेंगे. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. देख लेते हैं कितना बड़ा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. ओके, सो हियर आर अराउंड 47 बाई 50 क्वेश्चंस वाला ही फिर से है ये. देन देयर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. सो सूनर और लेटर हम इसका जल्दी कंप्लीट करने ही वाले हैं.
एंड ध्यान से पढ़िएगा। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो इनिशियली हो जाता है, या वहाँ जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि स्टेट के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो उस अगर आपने एक दो बार ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आपका रिवीजन नहीं है, तो एक बार को दिमाग आपका लगेगा कि नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही स्टेट के इलेक्शंस करवाएगा, वाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड। सो बस इसके लिए क्या होता है, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, ये सिर्फ आपको वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज करते हैं और कुछ नहीं। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे उसके, तो ये आप थोड़ी कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय